हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। मेरा नाम सत्येंद्र पाठक, एज यू ऑलरेडी नो। एंड हमारे साथ में है शिवेंद्र पांडे। एंड बहुत कुछ इनके बारे में आप जानने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए पहला स्टेटमेंट आपके साथ में यही रहेगा कि अभी रिजल्ट आपके आए ही थे, तो उसी के संदर्भ में हमसे मिलने आए और आज हम लोग थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं सेशन। ऑल्दो हमने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना बाद में इस सेशन को रिकॉर्ड करा जाए, लेकिन फिलहाल शायद अगली बार हम लोग की मुलाकात थोड़ा डिले से हो। तो इन्होंने कहा कि सर अभी रिकॉर्ड करिए, अभी डालिए, हमें हम इस बारे में निश्चिंत हैं। तो हम आपकी मुलाकात उनसे करा रहे हैं, थोड़ी सी बातचीत तो बताएंगे अपने बारे में, फिर आगे का सिलसिला हम लोग का शुरू रहेगा। ओके, तो शिवेंद्र। हेलो सर। हेलो एवरीवन। हाँ, सो मैं शिवेंद्र हूँ और करेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ है इन AAI-ATC एट द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव। और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो 27 दिसंबर को था, शिफ्ट 1। और मेरे लगभग मार्क्स आप देखेंगे तो 96 बने थे। और नॉर्मलाइज होने के बाद नियर अबाउट 100+ स्कोर ही रहा होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड था। और EWS कैटेगरी के अंडर मेरा सिलेक्शन हुआ है जी। ओके, सो इसके अलावा थोड़ा सा हमें भी बताइए कि क्या स्ट्रेटजी रही। जैसे देखिए मार्क्स तो ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया है, 100+ तक अगर नॉर्मलाइजेशन में जा रहा है। शिफ्ट 1 का मुझे जहाँ तक उम्मीद है 7 नंबर 8 नंबर तो बढ़ ही रहे हैं। शिफ्ट 2 में 5 से 6 नंबर बढ़ रहे थे। 3 में थोड़ा सा कम इंक्रीज देखने को मिला, कुछ शिफ्ट में कुछ कैटेगरीज में तो नहीं देखने को मिला। तो हमें थोड़ा सा चाहिएगा स्ट्रेटजी ही, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या, आप लोग की सबसे बड़ी क्वेश्चन वही रहती है कि सर कुछ बताइए ना कैसे करें। मेहनत तो हम भी किए थे, हम भी पूरा दमखम से लगे हुए थे, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन्हीं का आप लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो शिवेंद्र बताएंगे आपको अपना स्ट्रेटजी क्या रहा, किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग करी, कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, और क्या ये इनका पहला अटेम्प्ट था या फिर इन्होंने भी आप ही की तरह थोड़ा सा मेहनत अलग से किया भी है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके पहले मैं फरवरी वाले ATC के अटेम्प्ट में अपीयर हुआ था और मेरे मार्क्स लगभग 82 नंबर के अबाउट बने थे। सो सिलेक्शन उस समय नहीं हो पाया था क्योंकि नियर अबाउट कट ऑफ लास्ट ईयर 93 के अबाउट 90+ ही गई थी। सो फिर जब बारी आती है इस बार की, तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि लास्ट टाइम मेरे प्रिपरेशन में कुछ कमियां रही थी, तो उन कमियों पे मुझे काम करना था और इस बार श्योर शॉर सिलेक्शन लेना था। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे था ATC एक ऐसी जॉब है जिसको मैं ले सकता हूँ, और यही सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में। तो जब आती है बारी एग्ज़ाम्स के 3-4 महीने पहले की, तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी यही बनाई कि सबसे पहले जो NCERT ओरिएंटेड चीज़ें थी उनको कवर करना था, क्योंकि सबसे पहला काम है आप बेसिक्स जो हैं आपके, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन करते समय पीछे 3-4 साल आपके बीत गए तो 12th की चीज़ें भूल जाती हैं। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सारे उनको कवर करने थे। हालांकि मैंने तो यहाँ पे करियर वेब में सुपर 50 का मैं मेंबर रहा था, तो उसके थ्रू कॉन्सेप्ट क्लासेस, डाउट क्लासेस और साथ ही साथ पैरेलल NCERTs की मदद से मैंने अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर किए। अब बेसिक्स जब मेरे थोड़े अच्छे हो गए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी थी उसमें कि प्रैक्टिस करनी थी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं डेली बेसिस पे जो भी असाइनमेंट हमें मिलता था उन असाइनमेंट्स को करता था। असाइनमेंट्स करने के बाद जैसे मान लीजिए आपका कोई टॉपिक खत्म हो गया, तो उसके आप जाके सेक्शनल मॉक दे लो यहाँ पर, जैसा जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिले। जैसे तो सेक्शनल मॉक देने के बाद सबसे एंड में धीरे धीरे एग्ज़ाम की डेट अब नज़दीक आ रही थी, तो एग्ज़ाम की डेट आते आते अभी तक मेरे मॉक्स की फ्रिक्वेंसी रहती थी एक हफ्ते में मैं 2 मॉक लगाऊंगा। एग्ज़ाम की फ्रिक्वेंसी जब आती है, नज़दीक होती है, तो हम मॉक्स की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, एक वीक में 3 मॉक्स 4 मॉक्स ऐसे लगाते हैं। और पैरेलल बूस्टर सेशन जो स्टार्ट होते हैं उसके थ्रू अपना सारा रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। बूस्टर सेशंस के साथ साथ आप जो माइंड मैप्स थे और फार्मूला चार्ट्स थे, इन बेसिस पे मेरा सारा रिवीजन होता रहा। सो स्ट्रेटजी मेरी सिंपल ही थी, इसी के थ्रू मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम। अच्छा, तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे साथ में ये जुड़े हैं इस बार वाले में। और सबसे खास बात है, मैं आपको बताऊं, मैं भी जिस शहर से बिलोंग करता हूं उसी शहर के ही हैं, तो हम लोगों में थोड़ा टच भी रहा, मतलब कनेक्ट में रहे हैं ये शुरुआत से। आप लोगों में से काफी लोग कनेक्ट में रहे हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है, नया चीज नहीं है, लेकिन हाँ टच में रहे। और ये सुपर 50 में इनरोल करे थे तो उस टाइम पे बड़े परेशान थे, क्योंकि उन्होंने भी भाई अटेम्प्ट किया है, कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है, जो कि अभी बताएंगे आपको अपने बारे में। तो लेकिन ये रहा कि समय के साथ में धीरे धीरे करके थोड़ा सा मोटिवेशन तो डाउन होता ही है। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि देखो मोटिवेशन सबका डाउन होता है ना, लेकिन उसको टैकल कैसे कौन करता है, यानी मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, या अपने स्तर पे किस तरीके से उसको फाइट कर रहे हैं, या फ्रेंड जोन में या सोशल सपोर्ट कैसे मिल पा रहा है, तो उस बारे में क्या ख्याल है सर आपका। हाँ, बात करें इमोशनल सपोर्ट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और मेरे फैमिली से सपोर्ट मुझे मिलता रहा कि ऑल्दो मैंने जब ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया उसके बाद बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं टाइम तक वेट करना पड़ा। स्टिल मेरे 6-7 महीने 8 महीने जो भी थे द प्रिपरेशन फेज़ के, उसमें हर समय अपने आप पे सेल्फ डाउट होता था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की बात की तो बीटेक बैकग्राउंड से किया, बट प्राइवेट सेक्टर में नहीं गया, प्लेसमेंट नहीं लिया, तो
साथ के फ्रेंड्स का प्लेसमेंट हो गया, तो जो स्ट्रेस, डिप्रेशन सारी चीज़ें होती रहती थी। बट इसी समय घर की बात करें तो मदर की ओर से और फादर की ओर से हमेशा ही मोरल सपोर्ट मिलता रहा कि कोई नहीं, अच्छी चीज़ें हमेशा समय लेती हैं, तो अपना टाइम आप लेते रहो, जहाँ भी जाओ, जो उनके ओर से हो सकता है उनने हमेशा सपोर्ट किया। और बात करें मोरल सपोर्ट की, तो मोरल सपोर्ट फ्रेंड्स के एंड से काफ़ी हुआ। जैसे बात करते हैं कि सिलेक्शन के बाद फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं आपको लेकर, बट मेरे फ्रेंड्स का थोड़ा अलग सिस्टम था। मेरे प्रिपरेशन फेज़ में उनने मेरी बहुत हेल्प की हर तरीके से, तो इनका मुझे सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहा। अच्छा, अच्छा। मेनली वही होता है कि हमने आपसे कहा था ना कि जैसे जब आपकी जॉब लगती है, तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है आपके प्रति और आपका लोगों के प्रति भी धीरे-धीरे बदलता है। आप भले ज़मीन से जुड़े हो, पर पता नहीं चलता कब आप बदल गए, है ना? क्योंकि इतना हर तरफ से आपकी तरफ अट्रैक्शन बन जाता है, कहीं कोई पूछता नहीं था, अब लोग पूछने लग जाते हैं। तो इस डिमांड में लोग बदल जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो नहीं बदलते, बल्कि जो पीछे छूट गए उनके साथ के, उनको भी सपोर्ट करते हैं, उठाते हैं। यही से कुछ जर्नी थी इनकी। तो ये हमें बताएँगे कि अभी इनके साथ में क्या चीज़ें बदली हैं और साथ में ये भी बताएँगे कि इसके अलावा कौन-कौन से एग्ज़ाम इनके नहीं क्वालीफ़ाई हुए और कौन-कौन से और हुए हैं। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम निकलना शुरू होते हैं, तो लगातार ही कई सारे निकलते शुरू हो जाते हैं, निकलने लगते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? हाँ, तो कैंपस प्लेसमेंट में मेरी चीज़ें क्लियर, कॉलेज में मेरा क्लियर था कि प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना। तो उसी समय मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में एनरोलमेंट शुरू कर दिया। तो बात करें, कई पीएसयूज़ थे जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कुछ कैबिनेट सेक्रेटरीट की ड्राइव्स थी, मैं सब में बैठा, अपने 5-6 महीने काफ़ी दिए उसमें। कई सारे राउंड्स क्लियर भी हूँ और फाइनल आके रिजेक्शन हो जाता था। तो जब रिजेक्शन होता था तो टूट-सा जाता था मैं, क्योंकि आप किसी एक एग्ज़ाम के लिए लगातार 3 महीने, 4 महीने स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाते हो और जब लास्ट डे रिज़ल्ट नहीं आता है तो हिम्मत टूट-सी जाती है, फिर नए से शुरू करना पड़ता है। तो चीज़ें तो काफ़ी रहीं, कई सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। पैरेलल मैंने एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, लाइक आप बात करें तो सीजीएल दिया, सीएचएसएल दिया, सीपीओ दिया। ऑलमोस्ट सीजीएल से मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट अलॉट हुई। मतलब फाइनली पहले इतने सारे मेरे फेलियर्स हुए और जब सक्सेस की बात आप करते चलोगे तो सीजीएल से अच्छी पोस्ट मिल गई जीएसटी इंस्पेक्टर की। सीएचएसएल से मेरी लगभग 150 रैंक आई उसमें, हालाँकि सीजीएल बेटर ही माना जाता है, तो उसका मतलब नहीं। सारे एग्ज़ाम्स फिर इतने सारे फेलियर्स के बाद चीज़ें फिर सही होती गईं। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि एक बार आप प्रिपरेशन फ़ेज़ में जाओ और तैयारी करते रहो। अपने ऊपर कभी डाउट ना करो और जब चीज़ें अच्छी होने वाली होती है तो सब होती जाती है। एक साथ कई सारी अच्छी होती हैं चीज़ें। एक चीज़ और ये है कि जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि लोगों का बदलाव कैसे हुआ? लोगों का बिहेवियर बदल जाता है ना सिलेक्शन के बाद में, हाँ। जैसे आप क्वालीफाई करते हैं तो बिहेवियर बदल जाता है। तो इसमें आप बताएँ कि क्या अनुभव आपका रहा सबसे ज़्यादा? अब पर्सपेक्टिव तो लोगों का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। सोसाइटी का, जब आप घर से बाहर निकलते हो, तो 4 लोग आपके बारे में बात करते हो कि मतलब जैसे पांडे जी का लड़का है, जा रहा है, इसका इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। तो अब जो लोग पहले ऐसे रैंडम रोड पे चलते तो भैया नमस्ते करके बोलते हैं, हालाँकि आपसे साल में 1-2 साल वो बड़े हैं। तो क्योंकि कहीं न कहीं उनको आगे लगता है कि इनसे चल के कुछ ना कुछ फ्यूचर में काम होगा। तो थोड़ा-सा सोसाइटी का सिस्टम तो ऐसा ही रहता है कि अपने काम के लिए चीज़ रहती है, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको थोड़ी-सी रिस्पेक्ट मिल रही है कहीं से, तो ये वर्थ इट है। तो सोसाइटी के एंड से काफ़ी चीज़ें ये बदल गई। कॉलेज की बात करूँ तो मैं कॉलेज से पास आउट हुआ अपने, जूनियर से इंटरेक्शन था मेरे। बट अभी मैं देखता हूँ मेरे 3rd ईयर नहीं, मैं फर्स्ट ईयर से लेके सारे स्टूडेंट्स सब मुझे अप्रोच कर रहे हैं, पिछले 4 साल के बच्चे जिनसे मैं कभी कॉलेज में मिला नहीं, और सब आइडियल मान चुके हैं मुझे। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है चीज़ों को लेकर। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अभी लाइफ़ में बदल चुकी हैं। तो वो कहानी ना पल भर में हालात बदल दिए, जज़्बात बदल दिए। तो कुछ ऐसा ही होता है जिस दिन आपका जॉब निकलता है। पर सबसे ख़ास बात ये है कि मैंने कई लोगों को करीब से देखा है और हर बार ही भई बच्चे तो हर बार अपने करियर वेब से निकलते रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस रहा है। लेकिन मैं हर बार एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि पहले सोसाइटी बदलती है, फिर बाद में वो व्यक्ति खुद बदल जाता है समय के साथ में, क्योंकि भई आदत नहीं रही इतना सब डील करने की और समय के साथ नो डाउट हर आदमी बदलता है। लेकिन कुछ 1-2 ऐसे भी होते हैं जो बदलते नहीं, जैसे इनका सिलेक्शन रहा 3 बार ये क्वालीफाई हुए फिर 4-5 महीनों में। और एक बात आपको बता दूँ, इन्होंने कॉमन कैडर भी दिया था, तो कॉमन कैडर में भी इनका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं रहा पाया। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई थी बहरहाल। तो मतलब ये रहा कि ऐसा नहीं कि इनकी सारी सफलता ही रही, सफलताएँ भी रहीं, लेकिन जब रिज़ल्ट आया 3-4 आए, तो हम देख रहे हैं कि इनके अंदर उतना बदलाव हमको देखने को मिला। जैसे कि इसमें फाइनल हो गया, जैसे आप लोग वेट करते हो सर फाइनल लिस्ट आएगी तभी बताऊँगा। तो इन्होंने तब भी शुरुआत में ही बताया, बाद में भी बताया और अभी इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जो कि इसका फाइनलिस्ट नहीं आया है और इसके लिए काफ़ी मतलब होता है ना, पैशनेट होते हैं कि एडीसी में यार पीएसयू में जाना है और इंजीनियरिंग में आप पीएसयू में जाने के लिए आप गेट देते हो, फिर वहाँ इंटरव्यू देते हो, फिर वहाँ का भी रिटर्न रहता है कई बार। तो इतना सारा स्टेप पार करने के बाद पता लगता है 10 ही पोस्ट थी सर, हुआ नहीं इस बार। और यहाँ एटीसी में क्या है, एक सिंगल वनडे एग्ज़ाम दिया आपने, एक छोटा-सा वॉइस टेस्ट, डीवी हुआ, आप सीधे प्लेस्ड हो जाते हो। वॉइस टेस्ट तो खाली बस कहने के लिए होता है, एक आध ही कहीं डिस्क्वालीफाई होता है, नहीं सारे हो जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि लोग तो बदल ही जाएँगे, पर आप मत बदलिएगा। हम्बल रहें, ज़मीन से जुड़े रहें और अभी आपको लगेगा कि चीज़ें बदल गई, लेकिन हाँ, अब
इसके बाद भी स्ट्रगल आएंगे, इसके बाद भी जिम्मेदारियां आएंगी, अब उस पोस्ट की भी जिम्मेदारियां, कर्तव्य की भी जिम्मेदारियां रहेंगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में एक होता है ना कि मोटिवेशन लाइन, सबका एक अपना पंच लाइन होता है, एक बेस लाइन होता है। जैसे मेरा था कि कितनी बार कोई हारेगा, हारने की भी तो सीमा होती है। तो ऐसे ही इनका क्या रहा बेस लाइन या पंच लाइन, जो ये आपको लास्ट में बताना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया फेलियर्स कई सारे रहे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बैठा, रिजेक्शन होता रहा। तो अपनी स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देकर आओ और फिर उसके बाद भूल जाओ उस एग्ज़ाम के बारे में। अब आप आगे की तैयारी करो, क्योंकि जो निकल गया वो निकल गया, फिर उसके चक्कर में आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि अगर सिलेक्शन होना है तो हो चुका है। तो बस सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, लाइफ़ में आप आगे बढ़ते रहो और पीछे की चीज़ें उतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। लाइक आप आज एटीसी का एग्ज़ाम देकर आए, फिर आपका रिजल्ट आता, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप आगे एग्जाम की कोशिश करो, तैयारी करो, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट आपका काम है लगे रहना। और बाकी अगर जब सिलेक्शन होता है तो समय से पहले ना किसी का हुआ है ना होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। जी। एक श्री राम शर्माचार्य का कोटेशन है, वो हर एक पत्रिका में लिख के आता है, व्यस्त रहे मस्त रहे, खाली दिमाग शैतान का ही घर होता है। आखिर आखिर शैतान का ही घर होता है, ऐसे करके बोलते थे। हालांकि उनका व्यक्तिगत नहीं, लेकिन एक प्रोवर्ब मान सकते हैं इसको, कहावत मान सकते हैं। तो इसमें से खास बात यह है कि अपने आप को एंगेज रखना होगा। जैसे आप एग्जाम का एक टारगेट रखिए, लेकिन उसके बाद में एक एग्जाम और भी रहे, और हम कोशिश करें ये कि ऐसे एग्जाम्स चुने जो एक दूसरे से मेल खाते हो। जैसे आप एक तरफ गेट ले लिए, एक तरफ सीजे ले लिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर, रास्ता ही अलग है, आप नहीं बैलेंस कर पाएंगे। आपको एक टाइप के ही एग्जाम फोकस करने हैं, एक के बाद एक के बाद। हमें लगता है ये सही रहा यस होगा, सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी तो मेरी सिंपल ही थी। मैं जिन एग्जाम्स में अपियर होऊंगा, जैसे लाइक मेरा बैकग्राउंड आप देखेंगे कि बीटेक रहा है, टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स रहे हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं। हालांकि एटीसी एक रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है। अभी तक मैंने एसएससी के एग्जाम्स दिए, बैंकिंग एग्जाम दिए सारे, जिसका आप सिलेबस देखोगे तो रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, जीएस आता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप एटीसी का पैटर्न देखो तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ 12th की मैथ्स और फिजिक्स आती है, जिसपे मतलब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था उस चीज़ में। तो ये मेरे लिए वो मेल खा रहा था। तो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि आप ड्रेस्टिक चेंज करो, एक एग्जाम से भाग लो, दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा। चीज़ें टाइम लेती हैं, टाइम के साथ चीज़ें इंप्रूव होंगी, जो कमियां होंगी उन पे आप काम करिए और लगे रहिए। और एटीसी की एक सबसे खासियत, जैसे सर ने अभी एक बात बताई है, ये बहुत ही अंडररेटेड एग्ज़ाम है। मुझे भी बहुत लेट पता चला कॉलेज के अपने एंड डेज़ में। हालाँकि मैंने जाते-जाते एक बार अप्लाई कर दिया। अभी थोड़ी सोशल अवेयरनेस एग्ज़ाम को लेके बढ़ रही है। लाइक मैं तो बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, और मेरे साथ के बच्चे गेट एग्ज़ाम क्रैक करके फिर इंटरव्यू देके फिर एटीसी में जाते हैं, फिर इस पोस्ट पे सिलेक्शन लेते हैं। और कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो वन डे एग्ज़ाम लेकर आपको सिलेक्शन देता है ऐसी पोस्ट पे, जिस पे इतनी अच्छी डिसेंट सैलरी है और इतना अच्छा ग्रोथ है। तो मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से भाई इंजीनियर्स को तो मैं सारे ही बोलता हूँ कि ये तो बिल्कुल भरें, और जो नॉन टेक बैकग्राउंड से भी रहे, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें नहीं आती हैं। अभी तो रिसेंटली इसका थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें वही 12th की बेसिक मैथ्स और वो फिजिक्स आती है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाओ, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो चीज़ें आपको दे देगा ना इतने कम टाइम में। मेरे साथ के कई सारे बच्चे थे जिनने लास्ट के 15 दिन 20 दिन में या एक डेढ़ महीने में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो अगर कोई एग्ज़ाम आपको इतनी सारी चीज़ें रिटर्न में दे रहा है तो कुछ तो वो एक्सपेक्ट करता है। तो 3-4 महीने तो मिनिमम इतने टाइम तो वो मांगता है एग्ज़ाम। सो इतना टाइम आप दो और श्योर शॉट सिलेक्शन होगा। इतनी कोई उसमें रॉकेट साइंस जैसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, सारी बेसिक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे आधे बच्चे क्या हैं, कुछ टेक में भाग जाएंगे, कुछ नॉन टेक में भाग जाएंगे। एक एग्जाम है जो टेक और नॉन टेक का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपने लग के एक साइड से तैयारी कर ली तो इसमें सिलेक्शन होना ही है। और अगर आप देखोगे इसके मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपके मार्क्स 70 तक या 75 तक ईजिली आ जाएंगे, लेकिन 75 से 95 या 100 लाने में हालत खराब हो जाती है, जैसा मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में देखा है। तो इसके लिए गाइडेंस और एक अच्छी स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा टाइम दो, और ये एग्ज़ाम तो ऐसा है जो मतलब मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है। जी। तो मिला जुला करके मुख्य तौर पे बात ये थी कि अगर अभी समय है, थोड़ा बहुत जो चीज़ें वीक हैं कंट्रोल करिए उसको, और साथ में उसी से लेवल लेवल के ही एग्जाम में अपियर होइए। और जो मैंने लाइन बोली कि खाली नहीं रहना, जैसे आपने एग्जाम दिया तो आपके पास अगला एग्जाम हो जो कि उसी लेवल से मैच करता हो, ताकि आप उसमें भिड़े और इस पे बैठ करके विचार करने के बजाय आप किसी और पे काम कर रहे हो। धीरे से धीरे आप वार्म अप होते जाएंगे, और आप देखेंगे कुछ एग्जाम्स होते हैं उनके रिजल्ट आने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है, कुछ हैं तुरंत आ जाते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि सीजल दिए थे, इतना टाइम लग गया, वहाँ एटीसी है, तुरंत ये तुरंत ही हो गया। बात समझ रहे हैं? उसकी जर्नी कब से चल रही है, कब से हार रहे हैं जीत रहे हैं। इधर आए, एक बार हारे भी, फरवरी पिछला वाला दिए थे, इस बार किए भी, कॉमन कैडर भी दिए थे। मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी होगा एग्जाम, कोई भी देता है, तो मान के चलेगा कि हार तो तय है। पहले ही दिन एक्सपर्टीज नहीं आएगी, समय लगेगा, मजाक उड़ेगा, है ना? लेकिन उस चीज को आपको याद रखना है, आपको आगे चल के मजाक नहीं उड़ाना है, और बढ़िया से एकदम हम्बल तरीके से पर्सनैलिटी लीजिए। और हारने की तो सीमा बहरहाल होती ही है। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं, क्यों सर?
जी सर, हाँ, बिल्कुल। और नेक्स्ट सेशन फिर अगर आप लोग कोई डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, रिप्लाई कर देंगे सर, ठीक है? बिल्कुल सर। और कहीं भी कोई डाउट होगी, कुछ भी ऐसा लगता है आपको जानने के लिए, तो फ्यूचर में भी आप कनेक्ट रह सकते हैं। वो अनुभव हो जाता है ना एक लंबे समय के बाद में, तो शायद हमसे भी टच में रहेंगे। और आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ जितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं, और मुझे लगता है कि एक 70 के आस-पास या उससे ज़्यादा ही लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो धीरे-धीरे जैसे डीवी लिस्ट आएगी तो और क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग हैं। तो कम से कम डेटा अपना भेज दिया करिए, हमको पता रहे। और अगर आपको पता होगा कि मिठाई-विठाई हमारे पास आ गई आज शिवेंद्र जी की, आप भी भेज दीजिए, फाइनल लिस्ट का वेट मत करिए, थोड़ा-सा भेज दीजिए। बाकी क्या किसी को बताऊँगा नहीं मैं, चुपके से रखा रहूँगा। शिवेंद्र पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बताइए, शूट करिए और डालिए। तो आज तो खैर हमने शूट करी डाली है, पर हमें आपसे भी कहेंगे कि थोड़ा-सा एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना करके आप चाहें तो भेज सकते हैं। वो फाइनल लिस्ट जब आपकी आ जाएगी तभी मैं अपलोड करूँगा उसको, अभी नहीं। या आप रिकॉर्ड करके रखे रहिए, बाद में दीजिए, क्योंकि बाद में टाइम आपको मिलता नहीं है। फिर प्लानिंग होती है, आप भूल जाते हो, फिर मैं कॉल करता हूँ, आपका समय ही नहीं होता है ना? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड दैट वाज़ ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय-बाय। जी, बिल्कुल, ये तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जितने एफ़र्ट्स हमारे टीचर हमारे ऊपर लगाते हैं, एक ऐसा कुछ सेशन देना आके, और भाई इतनी सारी चीज़ें अगर टीचर करता है आपके लिए, तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो अपना जो नज़रिया है चीज़ों को लेके, या अपना जो एटीट्यूड है, ये नहीं बदलना चाहिए। तो मैं भी आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी दीजिए सर को। ये तो भाई इतनी छोटी चीज़ तो, गुरु दक्षिणा के नाम पे तो भाई क्या-क्या नहीं माँगा जा चुका, आप इतिहास में देखेंगे। तो ये तो छोटी सी क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए। और बाकी जो आने वाले एस्पिरेंट्स, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर अभी जैसे नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है, तब तक भी खाली मत बैठो। एनसीईआरटी वगैरह उठाओ और चीज़ें करते रहो, क्योंकि एविएशन जो है बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। अभी एयरपोर्ट्स की बात देखेंगे तो फिर रिसेंट कुछ ईयर्स में लगभग डबल हो चुका है। तो सीट्स आनी है, वैकेंसीज़ आनी है, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इसमें। तो जो इसका टारगेट है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें देखो और अभी से उसमें लग जाओ। एग्ज़ाम्स आएँगे तो धीरे-धीरे थोड़ा मॉक टेस्ट भी देते रहना, और प्रैक्टिस करते रहना, सारी चीज़ें करना। बट अभी खाली मत बैठो और इस एग्ज़ाम में लग जाओ। बिल्कुल। एंड करियर वेव इज़ द बेस्ट पाथ टू फॉलो इट, है ना? अपनी प्रमोशन करनी चाहिए लास्ट में थोड़ी-सी। बहरहाल ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप कहाँ से कैसे क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अगर हमारे साथ आप आना चाहें तो वी आर वेलकमिंग इट। हाल ऑल्दो भी बैच तो नहीं है, हाँ, लेकिन पुराने वाले बैचेज़ हैं, आप चाहें तो उसमें जॉइन कर सकते हैं। जैसे ही नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग आपको कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें आपको एक्सेस दे देंगे, तो उसमें भी आप जुड़े रहेंगे। लेकिन ये है कि कुछ न कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। नहीं कुछ कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी है, थोड़ा बहुत आप किसी दिन सोते समय ही देख लीजिए, मोबाइल में डाउनलोड करिए, फ्री में मिलता है ना पीडीएफ। तो थोड़ा बहुत देखते रहिए, 1-2 क्वेश्चन रोज़ देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2-3 महीने में कैसे खत्म हो गया। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है इंग्लिश का, आपका वोकैब वाला पार्ट, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, प्रोवर्ब, आइडम, फ्रेजेज़ ये सब होते हैं। ये गलती अक्सर इसी में होती है। एकदम। तो कम से कम 10-10 वर्ड अगर डेली अगर पकड़ लीजिए ना, तो 3 महीने में आपके पास शायद इतना बढ़िया वोकैब कलेक्ट होगा कि कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो हमको नहीं लगता गलती होगी। उस टाइम पे टाइम नहीं रहता। उस टाइम मैं कहता हूँ जीएस छोड़ दो, जीए पढ़ना ही मत। लेकिन अभी आप पढ़ सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा-थोड़ा करके उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि नो डाउट अगर कट ऑफ 100 पार जा रही है, तो आपको नंबर भी 100 पार लाने पड़ेंगे। और 100 पार मतलब आपको जीएस में भी कुछ मार्क्स चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए। टेक्निकल में कितना भी उड़ के जाओगे, 50-52 तक ही रह जाओगे। तो इधर भी 50-52 लाना पड़ेगा ना, तब न जा कर के आपका 102, 103 होगा, जो कट ऑफ जाती है। थोड़ी-सी मेहनत करनी है। ऑल्दो कट ऑफ पे हम एक वीडियो डालेंगे आपको कि वो नॉर्मलाइज़्ड कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ में शिफ्ट 3 के साथ तो एक्चुअल कट ऑफ ही मान सकते हैं। बाकी शिफ्ट के साथ में थोड़ा-सा रॉ स्कोर कट ऑफ थोड़ा-सा काफ़ी कम है। सो दैट वाज़ ऑल। हमें लगता है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो यस हम लोग समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय-बाय।